अरुण जी, टाटा पावर इसके नंबर्स आए हैं कल। अभिषेक सिंगला जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, इनका सवाल आता ही रहता है इसको लेकर। 2500 शेयर हैं इनके पास 435 रुपए के प्राइस पर। ये कह रहे हैं कि रिबाउंड कब होता हुआ दिखेगा। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। टाटा पावर की जहाँ तक बात है तो 11% इनका मुनाफा बढ़कर आया। नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर पैरामीटर्स पर, मार्जिन को छोड़ दीजिए जो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादातर पैरामीटर्स पर आपको बेटर देन एस्टिमेट यानी कि बाजार अनुमान से बेटर नजर आएंगे। भले ही इनका जो अबिड्डा है वो गिरकर आया, लेकिन जितना बाजार मान के चल रहा था उससे बेटर ही नंबर्स आते हुए दिखे हैं। सर 435 की खरीद है, उम्मीद कब तक करें कि इसमें रिबाउंड आएगा? देखिए संदीप जी, काफ़ी स्लो मूवर स्टॉक रहा है। एक तो दो हमने व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, वो भी आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। 367 या 368 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म का ले लिया है, शॉर्ट टर्म का मतलब है 3 से 4 दिन या रिजल्ट पर्सपेक्टिव से अगर लिया है तो 368 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो 350 पे एक अच्छा बेस है। जब तक उसके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में कंसोलिडेशन रहेगा। रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, एक्सीलेंट रिजल्ट से, पर ये स्टॉक यूजुअली कम मूव करता है रिजल्ट पे, या फिर ज़्यादा मार्केट में इतना मोमेंटम आने से भी स्टॉक में मूवमेंट नहीं रहता है। तो 368 का स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में जब तक 350 के ऊपर स्टॉक है कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी भी बने रह सकते हैं। पर दिक्कत एक ही है संदीप जी, स्लो मूवर है, कोई बड़े फायरवर्क्स स्टॉक से एक्सपेक्टेड नहीं। तो होल्ड करें, नया खरीदारी ना करें? बिल्कुल संदीप जी, नई खरीदारी करना है तो कर सकते हैं, पर वही चीज़ है, इसमें मूव काफ़ी कम आता है। तो जो फास्ट रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो एक अच्छे नॉमिनल अच्छे रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे नहीं लग रहा टाटा पावर में बनेगा। फिर भी अगर किसी को लेना है या फिर हेजिंग पोर्टफोलियो बनाना है, हेजिंग का मेरा मतलब है लो बीटा पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसमें टाटा पावर को ऐड करके चल सकते हैं। क्या टारगेट होगा सर? संदीप जी, टारगेट की जहां तक बात है, ऊपर में मुझे लग रहा है 392 पहला टारगेट है। 392 400 के आसपास रेजिस्टेंस है, उसके टारगेट आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है, तो होल्ड कीजिए। चाहे तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं। लो बीटा स्टॉक है, अगर आपको पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग के हिसाब से या फिर हेजिंग के हिसाब से चाहिए तो आप इस स्टॉक को ज़रूर कंसिडर करके चल सकते हैं। इस बीच हमारे साथ महेश सर भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। महेश सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, अभी थोड़ी देर पहले ही एचयूएल के नंबर्स आए हैं और एचयूएल के जो नंबर्स आए हैं उसके बाद हमने जो रिएक्शन देखा है स्टॉक पर वो काफ़ी तीव्र देखा है नीचे की तरफ, क्योंकि नंबर्स अगर आप देखेंगे तो जो बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे नीचे या फिर खराब आते हुए दिखे हैं। तो एचयूएल के नंबर्स का सर ये जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है, मैं नंबर्स भी आपको बताता हूँ अभी हमारे सामने जो आए हैं। नंबर्स में सर 2815 करोड़ के आसपास मुनाफा रहने का अनुमान था। इनका जो मुनाफा आया है वो 2673 करोड़ पर आया, लेकिन रेवेन्यू फ्रंट की जहाँ तक बात है तो 17,235 करोड़ का अनुमान था, 17,341 करोड़ पर आया। अब जहां तक एबिड्डा की बात है तो 4,000 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड था, 3,950 करोड़ के नीचे आया और मार्जिन्स इनके 23% के आसपास आए हैं। और जो वॉल्यूम की ग्रोथ आई है वहां पे डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा बड़ा देखने को मिला है। बाजार अनुमान करके चल रहा था 6 से 7% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ होगी, केवल 5% के आसपास ही आई है। तो सर, नंबर्स में ऐसा क्या डिसअपॉइंटमेंट है कि एक शार्प नीजक रिएक्शन है केवल वॉल्यूम्स की वजह से? डेफिनेटली वॉल्यूम और जो नंबर आए हैं वो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट है, बट कंपनी ने गाइडलाइन इंटेक्ट रखी है आने वाले टाइम। तो मेरे हिसाब से थोड़ी हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद में वापस एक अपसाइड मूव दिखे, लेकिन नंबर डिसअपॉइंटेड है। हमारा स्पेसिफिक कवरेज भी था, बट यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से भी देखने को मिला है और नंबर के पैरामीटर पे भी देखने को मिला है। इसी के कारण से स्टॉक का रिएक्शन जो है मॉर्निंग में एक अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिला, बट जिस हिसाब से कंपनी ने अपनी गाइडलाइन मेंटेन करके रखी है, आगे आने वाले टाइम में शायद इम्प्रूवमेंट इस फ्रंट पे भी देखने को मिले। हालांकि स्टॉक्स वैल्यूड जो है काफी नीचे है, तो स्पेसिफाई थोड़ा वापस से रिबाउंड होगा तो 2300 2400 का लेवल जो है वापस एक साल के नजरिए के हिसाब से बदल सकते हैं। बट नंबर और वॉल्यूम थोड़े से डिसअपॉइंटेड जरूर लगता है। आज अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया में भी रिजल्ट्स के बाद करीब 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। नंबर्स काफ़ी फ्लैटिश हैं और बीईएल यहाँ पर तो एक ब्रोकर की रिपोर्ट भी आई जिसने नंबर्स के बाद निराश किया है और थोड़ा टारगेट नीचे की और रिवाइज किए गए हैं। बीईएल में भी आप देखिए नंबर्स के बाद आपको करीब 3-3.25% के आसपास की गिरावट दिख रही है। अरुण सर, क्या करें कोल इंडिया और बीईएल में जिस तरह के नंबर्स आए हैं और ब्रोकरेज की रिपोर्ट बता रही हैं जो? संदीप जी, कोल इंडिया में अगर शॉर्ट टर्म में किसी ने लिया है, उनका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। आज मेजर सपोर्ट जो था वो 422 के आसपास था। तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स को तो डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। और स्टॉप लॉस अगर किसी ने थोड़ा मीडियम टर्म व्यू बना रखा है तो 400 रुपये के आसपास एक
बड़ा सपोर्ट है स्टॉक में, जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रह सकते हैं। पर जिन्होंने फ्यूचर्स ऑप्शन या फिर अब शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई है रिजल्ट के पहले, उनके लिए शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, तो उनके लिए क्लियरली एग्जिट रहेगा। सिमिलर व्यू बीईएल में भी है। बीईएल में अगर किसी ने शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई है तो वहां पे भी एग्जिट का सिग्नल अभी आज आ चुका है। स्टॉप लॉस जो लगाना है, अगर आप पर फिर भी अगर आपने एग्जिट नहीं किया है तो 385 का एक सपोर्ट है। 385 के नीचे अगर जाता है बीएल तो एक बड़ा डाउन मूव आ सकता है। तो बीएल का स्टॉप लॉस 385 के आसपास बना के चल सकते हैं। ठीक है, 385 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे, मतलब छोटी अवधि के लिए यहाँ पर भी ट्रिगर हुआ है कोल इंडिया की तरह। बिल्कुल संदीप जी, यहाँ पे भी ट्रिगर हुआ है, पर चूंकि रिजल्ट का रिएक्शन है तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट देके 385 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कोल इंडिया में भी रिजल्ट का रिएक्शन है, पर कोल इंडिया के रिजल्ट्स काफी खराब थे, तो इसलिए वहां पे तो एग्जिट की सलाह रहेगी। पर बीएल में आपका स्टॉप लॉस 385 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट होप है 385 की। इस होप के साथ आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं कि अगर ये नहीं टूटता है तो आप अपनी लॉन्ग टर्म की जो पोजीशन है उसको ज़रूर होल्ड करके चल सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है मोहम्मद रफ़ीक जी का। महेश सर ये कह रहे हैं कि एक तो इलेक्ट्रा ग्रीन इनके पास है 1480 रुपये के रेट पर, दूसरा व्हील्स इंडिया के नंबर्स भी आए हैं, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट भी है, 1612 रुपये पर इनके पास रखा हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊँ या फिर एवरेज करूँ, मुझे आप एडवाइस कीजिए। मेरे हिसाब से अभी एग्जिट कर ले थोड़ा ठीक रहेगा। मार्केट भी एक रेंज बाउंड में है, वापस से लोअर में अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वहां पे री एंट्री बना हुआ ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, और दूसरा सर व्हील्स इंडिया। ये दोनों ही काउंटर में मेरे हिसाब से एक बार का एग्जिट लेना ठीक रहेगा। अच्छा, ठीक है। अरुण सर, एक तो आधार हाउसिंग फाइनेंस, इसको देखिए 530 रुपये पर। अथर्व बनर्जी हमारे नए मेंबर ही हैं, कल ही हमारे साथ जुड़े, मैंने बताया भी था। तो 530 पर इनके पास आधार हाउसिंग फाइनेंस है सर। इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी है 1340 के आसपास, जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा है सर। अभी रिसेंटली भी उसने अपना नया 52 वीक का लो टच किया था। और जेके पेपर, जिसके कल नंबर्स आए हैं बाजार बंद होने के बाद, 405 रुपये का इनका भाव है जेके पेपर का। कह रहे हैं कि मुझे बताइए कि अगर मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मुझे एवरेज करना चाहिए और कब करना चाहिए, अगर आपकी इसमें अप्रूवल है तो। देखिए संदीप जी, पहले रिलायंस की जहाँ तक बात है, रिलायंस अच्छे भाव के आसपास है। नो डाउट अभी भी चार्ट में कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं है, कोई बड़ा बड़ा मूव के एक्सपेक्टेड नहीं है। पर स्टॉप लॉस जो लगाना है वो काफ़ी नज़दीक है। 1240 के आसपास एक सपोर्ट है रिलायंस में, तो वहाँ पे बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस जो लगाना है 1240 का लगा के रखें। जेके पेपर अगेन संदीप जी, रिजल्ट्स एक्सेलेंट थे, पर वही चीज़ है, 4 दिन से स्टॉक चल रहा है तो वापस एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिली है। स्टॉप लॉस जो लगाना है संदीप जी, जेके पेपर में वैसे 410 का ही था, पर चूंकि काफी नीचे आ चुका है और अगला सपोर्ट 392 के आसपास है, तो जेके पेपर में स्टॉप लॉस 392 का लगाएं। अगर उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट ले लें। ओके, और इसमें सर जो तीसरा नाम इन्होंने बोला है वो आधार हाउसिंग फाइनेंस का है, 530 का कॉस्ट है इनका। तो संदीप जी, आधार हाउसिंग काफी चला है, स्टॉक चलने के बाद एक डीप करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है। इसका फाइनल जो सपोर्ट है, जो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है, वो 480 के पास है। 480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी की सलाह इसमें भी नहीं है। 480 के नीचे जाता है तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। अच्छा, ठीक है महेश सर, एक दो स्टॉक्स और हैं जिनके नंबर्स आए हैं, स्पेशली टाटा ग्रुप की अगर हम बात करें तो टाटा केमिकल्स, सर ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। रेवेन्यू भले ही इनके 14% के आसपास बढ़कर आए हैं, अबिड्डा भी कम हुआ है और मार्जिन्स भी देखिए तो 4.5% का फॉल है, 17.5% वाला मार्जिन घटकर 13% पर आता हुआ दिखा है। टाटा केमिकल में सर वैसे देखा जाए तो इनकी कुछ ग्रुप कंपनीज में होल्डिंग भी है, जिस वजह से इसमें वैल्यू काफ़ी ज़्यादा दिखती है, लेकिन जिस तरह के नंबर्स आए हैं सर उसके बाद ये जो गिरावट है आज की 3% के आसपास की, 680 के आसपास, टाटा केमिकल क्या वैल्यू बाय लगता है आपको? देखिए ये है, टाटा सन्स में होल्डिंग है तो उसका जब भी लिस्टिंग होगा तब इसके अंदर वैल्यू एडिशन होगा। फिलहाल अगर बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा म्यूटेड है। तो अभी के हिसाब से तो एक साइडवेज है, जब भी कभी ट्रिगर बने तब वहां पे एक लॉन्गर टर्म में आपको एक वैल्यू एडिशन देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे स्पेसिफिक कोई राय नहीं बनती, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं। रिजर्व फंड पे तो थोड़ा वीक है, बट ये टाटा सन्स वाला जो होल्डिंग वाला पैरामीटर है कभी ना कभी परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। बीच बीच में जैसे जैसे न्यूज बेस्ड भी इवेंट आएंगे तब भी अपने को थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल पे हल्का एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब पूरा ही ऐड मत करिएगा एक ही झटके में, स्ट्रेगर्ड वे में थोड़ा थोड़ा ऐड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म का व्यू है और धीरे धीरे अगर आप खरीदना चाहें तो वैल्यू बाय के हिसाब से टाटा केमिकल को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेक का वैल्यू है
जिस दिन उसमें वैल्यू अनलॉकिंग हुई तो आपको बड़ा फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी मत खरीदिए एक साथ पूरा, धीरे धीरे अगर आप स्टैगर्ड वे में टुकड़ों में खरीद सकते हैं तो ज़रूर इस पे आप खरीदारी कीजिए। ग्रेविटा इंडिया, अरुण सर, इसके नंबर्स आए हैं, मुनाफा हालांकि 14% बढ़ के आया, रेवेन्यू में भी 42% का जंप है। इनके मार्जिन्स टूट कर आए हैं सर, 9.7% वाले 7.4% पर आए, शायद इसी वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुआ, या तो फिर शेयर पहले भी काफ़ी चला हुआ था। ग्रेविटा इंडिया सर, रिसाइकलिंग वाले स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो POCL है, ग्रेविटा है, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग है, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं रिसाइकलिंग के हिसाब से। लेकिन सर आज जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ नंबर्स के बाद, जो गिरावट आई है ग्रेविटा इंडिया में, ये क्या मौका है या अभी और गिरेगा? संदीप जी, क्लियरली वीकनेस है और रिजल्ट खराब आए हैं और मार्जिन ऑफ एरर काफी कम है संदीप जी ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि ये फैंसी स्टॉक्स है, कंपनी काफी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, पर वैल्यूएशंस की थोड़ी दिक्कत होती है और रिजल्ट्स के पहले थोड़े चौक चल जाते हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम है, रिजल्ट्स खराब आए, मुझे लग रहा है 1600 की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है, तो आज अगर ये 1660 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, 1660 1670, मुझे लग रहा है काफी नीचे के लेवल्स आ सकते हैं, सो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्लियरली एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले निकल जाएं, 1600 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। महेश सर, एक तो CCL प्रोडक्ट्स और दूसरा इंडस टावर्स, इनके भी नंबर्स का अगर आप रिएक्शन देखेंगे कोई खास नहीं है, हालांकि CCL प्रोडक्ट्स का मुनाफा 61% के आसपास बढ़कर आया, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है। इन नंबर्स के दम पर CCL प्रोडक्ट्स या फिर इंडस टावर्स को कंसिडर किया जा सकता है? देखिए, इंडस्टार में फिर भी वैल्यूएशन है और अपर साइड से ऑलरेडी करेक्टेड हो चुका है, तो इंडस्टार में रिएक्शन डाउन साइड एक लिमिटेड रहेगा, अगर थोड़ा बहुत भी, अगर किसी को रिजल्ट बेस्ड डाउन साइड ज्यादा मोमेंटम उसमें बनेगा नहीं। और यहाँ से अपसाइड जो अगर देखेंगे इंडस्टार में, तो वो अच्छी खासी अपसाइड अभी भी बाकी है। मेरे हिसाब से अगर इंडस टावर में कोई भी डिप मिलता है तो वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। CCL की प्रोडक्ट की जहाँ तक बात करें, वो ऑलरेडी अप हो चुका है, तो वहाँ पे एक अपसाइड जो है, अब वहाँ पे एक कैप्ड है, तो मेरे हिसाब से CCL प्रोडक्ट में तो वेट करिए, अगर किसी को एंट्री लेना है तो इंडस टावर में फिर भी एंट्री बनाई जा सकती है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में है, नंबर भी ठीक ठाक है, ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नंबर में नहीं है, तो वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो वहाँ पे एक गैप है, जो गैप फिल करने के लिए कभी कोई इवेंट बने तब अपसाइड हो सकता है, तो मेरे हिसाब से इंडस टावर में डाउन साइड में खरीदी की सलाह बनती है। डाउन साइड अगर आपको 385 380 की रेंज में मिलता है तो बाइंग कर सकते हो 368 के स्टॉप लॉस के साथ में। अपर साइड में 400 420 440 ये रेंज आपको हो सकता है कि कुछ सेशन में देखने को मिले। ठीक है, डिप्स पर खरीदिए इंडस टावर्स को, 400 420 440, ये एक रेंज है जहां तक के स्टॉक आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। अरुण सर, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, गॉडफ्रे फिलिप्स, इसके भी नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद रिएक्शन काफ़ी तीव्र देखने को मिल रहा है, काफ़ी शार्प नीचे की तरफ ही स्टॉक गिरा है। क्या राय होगी सर, गॉडफ्रे फिलिप्स में थोड़ा वेट कर लें और गिरने दें, या फिर पूरी तरह से अवॉइड करें? कंप्लीटली स्ट्रक्चर अभी तक नेगेटिव है संदीप जी, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, मेरे ख्याल से रिजल्ट का इम्पैक्ट नजर आ रहा है, 2000 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, अगर 2000 के नीचे जाता है तो एग्जिट करें, फ्रेश खरीदारी की सलाह गॉडफ्रे में अभी नहीं है। ठीक है, ओके, तो फ्रेश खरीदारी की फिलहाल इस स्टॉक में राय नहीं है। अरुण सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, कोई डिस्क्लेमर सर? संदीप जी, काफ़ी स्टॉक्स पर डिस्कशन हुआ, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं कुछ स्टॉक्स हम डेली डिस्कशन में लाते हैं, और पहले कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन हमने शायद शेयर भी किया होगा, पर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अरुण सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे सर।